इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, संक्षिप्त में कहें CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। हमारा आज का अध्ययन इन बिंदुओं पर निर्भर करेगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मुख्य विशेषताएं क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की मान्यताएं क्या है और CFT के अकॉर्डिंग डी कक्षकों का विपाटन किस तरह से होता है। यह तुम जानती हैं कि रसायन विज्ञान में दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। उनमें कई प्रकार के बंध हो सकते हैं। मुख्य रूप से तीन ऐसे सिद्धांत हैं जिनका उपयोग सहसंयोजक यौगिकों में धातु लिगेंड बंध की प्रकृति जानने के लिए किया जाता है। कौन से ये तीन सिद्धांत? पहला है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संक्षिप्त में हम इसे VBT कहते हैं। VBT को सन 1930 में पॉलिंग और उसके अन्य साथियों ने प्रस्तावित किया था। धातु लिगेंड बंध प्रकृति को समझने के लिए दूसरा सिद्धांत है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस मॉडल को बेथे ने सन 1929 में रखा था। CFT के बारे में आज के इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तीसरा सिद्धांत जिससे कि धातु लिगेंड बंध की प्रकृति को जाना जा सकता है वह है लिगेंड फील्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसे वॉन विलिक द्वारा 1935 में विकसित किया गया था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रस्ताव भौतिकविद बेथे द्वारा उप सहसंयोजक संकुलों में बंध को समझाने और उन संकुलों के कुछ गुणों को, जैसे कि उनका कलर, रंग, चुंबकत्व आदि को समझाने के लिए किया गया था। इस सिद्धांत से बेथे ने कोशिश की थी कि बंध के बारे में पूर्वानुमान भी किया जा सके। यह मॉडल संकुलों के विभिन्न ज्यामितीय आकार जैसे ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय, टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय, स्क्वायर प्लेनर इत्यादि में विशुद्ध रूप से लिगेंड्स और धातु आयन के बीच की अभिक्रिया को बताता है। यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि जब कोई लिगेंड धातु आयन से जुड़ने के लिए अप्रोच करता है तो लिगेंड्स के ऋणात्मक आवेश, और यदि यह लिगेंड द्विध्रुवीय कोई अणु है तो उसका जो नेगेटिव सिरा है वह धनावेशित धातु आयन को आकर्षित करते हैं। तो धातु आयन पर उपस्थित जो डी इलेक्ट्रॉन है उनमें और लिगेंड के जो ऋणात्मक आवेश है उनके बीच प्रतिकर्षण भी होता है। तो एक तरफ तो जो धातु का धनावेश है उनसे लिगेंड का ऋण आवेश आकर्षित होता है, लेकिन साथ ही में धातु पर जो पहले से ही डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनमें और लिगेंड्स के ऋण आवेश के बीच में प्रतिकर्षण भी होता है। CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु
या धातु आयन विभिन्न प्रकार के लिगेंड से घिरा हुआ होता है। अब ये लिगेंड है, या तो कोई नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, यानी कि ऋणावेशित आयन है, या फिर लिगेंड के रूप में कोई उदासीन अणु भी हो सकता है जिसके पास की एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। उदाहरण के तौर पे H2O, NH3 आदि। धातु आयन और लिगेंड को पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश माना जाता है, और जब चूंकि दोनों ही पॉइंट चार्ज के रूप में माने गए हैं तो उनकी जो परस्पर क्रिया होगी वो प्योरली स्थिर विद्युत आकर्षण होगी, अर्थात आयनिक होगी। जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के पास पहुंचता है तो लिगेंड और धातु के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है, और इस प्रतिकर्षण के कारण धातु के जो डी कक्षक है उनकी समभ्रंशता यानी कि डिजेनरेसी हट जाती है, और धातु के ये जो डी कक्षक है विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। जब लिगेंड्स डी कक्षकों के अक्ष की तरफ से धातु आयन के पास पहुंचते हैं तब प्रतिकर्षण अधिक होता है और वे उच्च ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसा एक्टाहेड्रल में Eg वाली अवस्था और टेट्राहेड्रल में T2G वाली अवस्था। Eg और T2G अवस्था के बारे में हम आगे विस्तृत से पढ़ेंगे। जब लिगेंड्स डी ऑर्बिटल्स के अक्षों के मध्य से धातु आयन को अप्रोच करते हैं तो प्रतिकर्षण कम होता है और वे निम्न ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इस विपाटित ऊर्जा के बीच के अंतर को क्रिस्टल फील्ड स्थायित्व ऊर्जा CFSE कहा जाता है। इसे 10 dq या स्मॉल डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। 10 dq यानी कि CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का मान संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है, और जब ये डी कक्षक विपाटित हो जाते हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनको हुंड के नियमों के अनुसार भरते हैं, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और उच्च ऊर्जा स्तर पर बाद में भरा जाएगा। चूंकि किसी भी प्रकार के कक्षकों का न तो धातु आयन के न लिगेंड्स के अतिव्यापन होता है, अतः लिगेंड्स और धातु आयन के बीच परस्पर अभिक्रिया से जो बंध बनता है वह प्योरली आयनिक होता है, उनमें कोई सहसंयोजक प्रकृति नहीं होती है। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नेचर और उसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी ज्योमेट्री क्या है उस पर भी निर्भर करता है। यदि CFSE का मान 0 से अधिक है तो संकुल स्थायी होगा, और यदि 0 से कम है तो संकुल अस्थायी होगा। लिगेंड्स को बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज के रूप में माना जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो यह व्यवहारिक रूप से सच नहीं है कि सारे लिगेंड्स बिंदु आवेश नहीं हो सकते, क्योंकि कभी-कभी लिगेंड का खुद का आकार धातु आयन के आकार के लगभग समान होता है। धातु आयन और लिगेंड के बीच की परस्पर क्रिया को विशुद्ध रूप से स्थिर वैद्युत आकर्षण के रूप में माना जाता है, और यह भी कहा जाता है कि इसमें सहसंयोजक प्रकृति नहीं होगी। तो इस सिद्धांत की यह बात भी पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि
जो संकुल बनते हैं उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस को सहसंयोजक परस्पर अभिक्रिया के बिना समझाया नहीं जा सकता। विलगित गैसीय धातु आयन में सभी 5 डी कक्षक संभ्रंश होते हैं। जब लिगेंड का एक काल्पनिक गोलाकार क्षेत्र धातु आयन के पास आता है तो भी डी कक्षक अभी तक संभ्रंश ही रहते हैं, लेकिन धातु और लिगेंड के कक्षकों के बीच प्रतिकर्षण के कारण उनका ऊर्जा स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस ऊर्जा स्तर को बैरीसेंटर कहा जाता है। लेकिन संक्रमण धातु संकुलों में, जिनमें कि अष्टफलकीय, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर आदि शामिल हैं, लिगेंड्स द्वारा प्रदान किया गया क्षेत्र बिल्कुल ही सिमेट्रिकल गोलाकार नहीं है। इसलिए डी कक्षक लिगेंड से असमान रूप से प्रभावित होते हैं और डी कक्षकों की संभ्रंशता हट जाती है। परिणाम स्वरूप डी कक्षक विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और डी कक्षकों का विपाटन, इनको भली भांति समझने के लिए जो 5 डी कक्षक हैं उनके लोब्स के बारे में भी जान लेना आवश्यक होता है। यहाँ चित्र में डी के जो 5 कक्षक हैं उनके लोब्स किस तरह से त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित होते हैं उनको दर्शाया गया है। डी एक्स वाई कक्षक में लोब्स एक्स और वाई अक्षों के बीच में स्थित होते हैं। डी एक्स जेड कक्षक में लोब्स एक्स और जेड अक्षों के बीच में स्थित होते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसी तरह से डी वाई जेड कक्षक वाई और जेड अक्षों के बीच में स्थित होता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कक्षक और इसके लोब्स एक्स और वाई दोनों ही अक्षों पर होते हैं। डी जेड स्क्वायर कक्षक में जेड अक्ष पर 2 लॉब होते हैं और एक डोनट शेप रिंग होती है जो अन्य 2 लोबों के पास ही एक्स वाई प्लेन पर होती है। यह भी आपको चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। अब बात करते हैं कि डी कक्षकों का विपाटन किस तरह से होता है। CFT संक्रमण धातु आयन की 5 डी ऑर्बिटल्स यानी कि 5 डी कक्षक और उसके आसपास एक नियमित व्यूह रचना में व्यवस्थित लिगेंड्स के साथ की परस्पर क्रिया से संबंधित है। CFT के बारे में अच्छी तरह से समझने के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अष्टफलकीय संकुल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ही हम क्यों शुरू कर रहे हैं CFT को समझना। तो इसका कारण यह है कि CFT के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का उदाहरण सबसे सरल और आसान है, उसकी हम कल्पना आसानी से कर सकते हैं। और जो अन्य संरचनाएं हैं जैसे कि स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, इन सबको हम इस तरह से मान सकते हैं कि यह ऑक्टाहेड्रल का विकृत रूप है। CFT के अनुसार एक धनावेशित धातु आयन के इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से क्षय ऋणावेशित लिगेंड्स या क्षय द्विध्रुव लिगेंड्स के ऋणात्मक सिरों के एक जुड़ने से ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी जब कभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मेटल आयन पे 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे। यह 6 लिगेंड या तो ऋणायन होंगे या उदासीन अणु हुए तो वह द्विध्रुवी वाले होंगे। और जब ये 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ते हैं तब ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है।
अब जब ये 6 लिगेंड मेटल की तरफ जुड़ने लगते हैं तो इनका ऋण आवेश मेटल के धनावेश से आकर्षित तो होता ही है, लेकिन लिगेंड्स भी आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रोस्टैटिकली क्रिया करते हैं। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन सिद्धांत के अनुसार जब 6 ऋणावेशित लिगेंड अगर मेटल को अप्रोच कर रहे हैं तो वो अपने आप को त्रिविमा में इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि उनकी ऊर्जा न्यूनतम हो जाए, और यह व्यवस्था होगी ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय आकृति। इनमें लिगेंडों का आपसी प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा। अब बात करते हैं कि कैसे 6 ऋणात्मक आवेशों से ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में संक्रमण धातु आयन के डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा प्रभावित होती है। यह आपको यहां चित्र में भी दर्शाया गया है। 5D कक्षक प्रारंभ में समभ्रंश होते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा समान होती है, जैसा कि चित्र में बिल्कुल लेफ्ट की तरफ दिखाया गया है। यदि अब हम एक गोले की सतह पर 6 ऋणात्मक आवेशों को समान रूप से वितरित करते हैं तो डी ऑर्बिटल्स समभ्रंश बने रहते हैं, लेकिन ऋणात्मक आवेशों और डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है, जैसा नीचे चित्र में दिखा रखा है। तो बिल्कुल लेफ्ट में आपने देखा है कि मेटल आयन की जो निम्नतम अवस्था है वह है जहां की समभ्रंशता है। जब लिगेंड उसको अप्रोच करते हैं और ये मान लिया जाए कि ये सारे एक सममित गोलाकार रूप में हैं, तो जो धातु आयन के डी कक्षक हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स और जो लिगेंड का जो ऋणात्मक आवेश है उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। अब यह प्रतिकर्षण डी कक्षकों की समरसता को खत्म तो नहीं करेगा, लेकिन सिस्टम की कुल ऊर्जा कुछ बढ़ जाएगी, जिसे यहां चित्र में उच्च ऊर्जा स्तर के रूप में दर्शाया गया है। अब हम ये बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल के जो 6 कोने हैं उन पर 6 ऋणात्मक आवेश आ जाते हैं। इससे इनकी कुल ऊर्जा तो नहीं बदलती, लेकिन उनकी डीजेनेरेसी हट जाती है, समभ्रंशता हट जाती है, और 5D कक्षक जो है वो 2 समूह में विभाजित हो जाते हैं, जिनकी ऊर्जा उनके ओरिएंटेशन पर निर्भर करती है, जैसा यहां एक चित्र में दर्शाया गया है। dz² और dx² - y² कक्षक x, y और z अक्ष पर स्थित जो ऋण आवेश है उनकी ओर सीधे इंगित हो रहे हैं, जो शुरू के 2 चित्र में दिखाया गया है। अर्थात जो लिगेंड अक्ष की तरफ से धातु आयन को अप्रोच कर रहा है, धातु आयन की तरफ पहुंच रहा है, तो जो dz² और dx² - y² वाले जो कक्षक हैं उनके इलेक्ट्रॉन अधिक प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, और इस वजह से इन 2 कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण के कारण बढ़ जाती है, और जो पूर्व के चित्र में, जिसे मैं एक बार पुनः दिखाता हूं, जो गोले के रूप में दर्शाया गया था उससे भिन्न हो जाती है, और यह ऊर्जा स्तर 2 भागों में बढ़ जाता है, जो यहाँ स्क्रीन पे जो चित्र आप देख रहे हैं उसमें आगे की तरफ दिखाया गया है। dx² - y² और dz², इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा तो बढ़ गई है, लेकिन dxy, dxz और dyz इनकी ऊर्जा
कम हो गई है। एक बार पुनः बता दूं कि dx² - y² और dz² इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा इसलिए बड़ी है क्योंकि यह दोनों कक्षक x, y, z अक्ष पर होते हैं और अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड मेटल को अक्ष के जरिए ही अप्रोच करता है। अतः इन कक्षकों का में जो इलेक्ट्रॉन है वह प्रतिकर्षण अधिक महसूस करते हैं। इसके विपरीत जो अन्य तीन कक्षक जो बच गए थे dx, dy एंड dzx, उनसे जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो 45 डिग्री के कोण पर कर रहा है। अतः इन तीनों कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कम प्रतिकर्षण महसूस करेंगे और यह निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। यहाँ इस चित्र में भी जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं उनको दर्शाया गया है कि ये अक्ष के जरिए ही अप्रोच कर रहे हैं। अब इस तरह से हमने देखा कि जो 5D कक्षक थे वह दो समूह में विभाजित हो गए। एक को कहा हमने Eg, एक को कहा T2g, और इनके बीच का जो अंतर है ऊर्जा का, इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है और इसे डेल्टा O से प्रदर्शित किया जाता है। यहां O ऑक्टाहेड्रल को इंगित कर रहा है। अब इन ऑर्बिटल्स का कितना विभाजन होगा यह निर्भर करेगा धातु आयन पर आवेश कितना है, आवर्त सारणी में धातु की स्थिति क्या है और लिगेंड का नेचर क्या है। हमें यह भी याद रखना होगा कि क्रिस्टल क्षेत्र में जब डी कक्षकों का विभाजन होता है, जैसा भी हमने अष्टफलकीय संकुल के मामले में देखा, तो यह पांचों डी कक्षकों की कुल ऊर्जा को नहीं बदलता है। जो हमने बताया था पहले कि Eg और T2g दो तरह के हमें समूह मिल गए। तो जो Eg की जो दो ऑर्बिटल्स है वो 0.6 डेल्टा जीरो से ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, जबकि तीन जो T2g ऑर्बिटल्स है वो 0.4 डेल्टा O द्वारा ऊर्जा में कमी करते हैं। क्योंकि कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे रासायनिक समीकरण के रूप से जिस तरह से प्रदर्शित किया जाता है वह आपकी स्क्रीन में नीचे प्रदर्शित किया गया है। तो हम ये जान चुके कि क्रिस्टल फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है तो कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आज हमने ये देखा कि डी कक्षकों और क्षय ऋण आवेशित लिगेंड में इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण की वजह से किस तरह से डी कक्षकों का विपाटन होगा। डी कक्षकों के विपाटन के पश्चात किस तरह से उनके CFSE के मान प्राप्त होंगे। धन आवेशित धातु आयन और लिगेंड के बीच परस्पर जो अभिक्रिया होती है उससे सिस्टम स्टेबल होता है और 5D कक्षक की ऊर्जा को उनके विभाजन को प्रभावित किए बिना ही ऊर्जा को कम कर देता है। तो आज हम ये जान पाए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार डी कक्षकों का विपाटन किस तरह से होगा। यह हमने जाना अष्टफलकीय संकुल ML6 के जरिए।